कहानी की शुरुआत होती है प्रेडिएटर्स के ग्रह योच्चा प्राइम से। यहाँ हमें डेक नाम के एक प्रेडिएटर से मिलाया जाता है जो अपने कबीले का राजकुमार तो है, लेकिन बाकी योच्चा के मुकाबले साइज में काफी छोटा है। इसी वजह से उसका पिता नजोर, जो कबीले का लीडर है, उसे बेहद कमजोर समझता है। डेक का एक बड़ा भाई भी है, कोई जो एक साबित किया हुआ शिकारी है और कबीले का इज्जतदार योद्धा है। एक दिन डेक अपने भाई कोई से मिलने एक गुफा में जाता है, जहाँ कोई उस पर हमला कर देता है। ये एक लड़ाई थी जिसमें कोई आसानी से डेक को हरा देता है, लेकिन कोई अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वो डेक को अपने शिप में ले जाता है, जहां उसने अपने शिकारों की खोपड़ियां जमा कर रखी थीं। वो डेक को एक मौका देना चाहता था। उसने डेक को अपनी शोल्डर कैनन गन दी और ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक जीवों का डेटाबेस दिखाया, ताकि डेक अपने लिए एक शिकार चुन सके। डेक, जो अपने पिता की नजरों में खुद को साबित करने के लिए बेताब था, जानबूझकर सबसे खतरनाक शिकार को चुनता है। उसका नाम था कालिक्स, जो गेना नाम के ग्रह पर रहता था। गेना ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता था, जहाँ का हर एक पेड़ पौधा और जीव बाहर से आने वालों को मार देना चाहता था। कोई ने डेक को समझाया कि कालिक्स को मारना नामुमकिन है और इस जीव से तो उनका पिता नजोर भी डरता है, लेकिन डेक जिद पर अड़ा था कि वो सबसे खतरनाक जीव को मारकर ही खुद को साबित करेगा। जैसे ही डेक अपना शिकार चुनता है, तभी उनके पिता नजोर का शिप वहां आ जाता है। नजोर कोए पर भड़क जाता है कि उसने अभी तक अपने कमजोर भाई को क्यों जिंदा रखा है। नजोर कहता है कि हमारे कबीले में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने अपने एक डिवाइस से डेक को कैद कर लिया और कोई को हुक्म दिया कि वो डेक को फौरन मार दे, लेकिन कोई अपने पिता के खिलाफ चला जाता है। उसने अपने भाई को आजाद किया, उसे जबरदस्ती शिप के अंदर फेंका और शिप को गेना ग्रह के लिए लॉन्च करके लॉक कर दिया। डेक शिप के अंदर से असहाय होकर देख रहा था। बाहर कोई ने अपने पिता नजोर से लड़ना शुरू कर दिया ताकि डेक को भागने का वक्त मिल सके। नजोर, जो ज्यादा ताकतवर था, अदृश्य होकर कोई पर हमला करता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है और आखिरकार उसका गला काटकर उसे मार डालता है। डेक अपने भाई की मौत अपनी आंखों से देखता है और उसका शिप तेजी से गेना ग्रह की तरफ बढ़ जाता है। 1 महीने के लंबे सफर के बाद डेक का शिप गेना प्लेनेट पर पहुंचता है, लेकिन वो क्रैश होने लगता है। डेक खुद को एक छोटी बाइक जैसे डिवाइस में बैठाकर शिप से इजेक्ट कर देता है और उस खतरनाक ग्रह पर लैंड कर जाता है। वो यहाँ अपने भाई का बदला लेने और खुद को साबित करने के इरादे से आया था, लेकिन गेना ग्रह पर उसका स्वागत ठीक नहीं हुआ। जैसे ही वो उतरा, वहाँ के पेड़ों ने, जो असल में ट्रिंस्टर नाम के मॉन्स्टर थे, उस पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में डेक के सारे एडवांस्ड हथियार, उसकी तलवार और बाकी गैजेट्स कहीं खो जाते हैं। डेक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जहां वो पेड़ नहीं पहुंच सकते थे। अब डेक गेना ग्रह पर फंस चुका था। उसके पास कोई हथियार नहीं थे और वो बिल्कुल अकेला था। वो पौधों से अपना इलाज करता है और सावधानी से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका सामना कुछ ऐसे कांटेदार पौधों से होता है जो पास आते ही बेहोश करने वाले कांटे फेंकते थे। डेक अभी उन्हें समझ ही रहा था कि ऊपर से एक विशाल पंछी कुछ पत्थर गिराता है जो सीधा उन पौधों पर लगते हैं। पत्थरों के टकराते ही वो पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं और हवा में बेहोश करने वाले कांटे फेंकने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में डेक को ऊपर से एक आवाज आती है। ये थिया नाम की एक सिंथेटिक रोबोट थी जो योच्चा भाषा में बात कर रही थी। वो किसी चीज में फंसी हुई थी और चिल्लाकर डेक को उन पौधों से बचने की चेतावनी दे रही थी। थिया ने डेक से कहा, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, अपना हथियार मेरी तरफ फेंको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डेक के कुछ समझने से पहले ही उन कांटों का एक झोंका उसे आ लगता है, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले वो अपना हथियार थिया की तरफ उछाल देता है और जमीन पर गिर जाता है। मौका देखकर वो विशाल नरभक्षी पंछी डेक को खाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन इससे पहले कि वो डेक को नोच पाता, थिया उस पंछी को पकड़कर बेरहमी से मार डालती है। कुछ देर बाद डेक को होश आता है। थिया उसे बताती है कि इन्हीं बेहोश करने वाले पौधों से होश में भी लाया जा सकता था। थिया ने खुलासा किया कि वो यूतानी वेलिएंट कंपनी की तरफ से रिसर्च के लिए यहाँ भेजी गई थी और वो भी कालिक्स से लड़ने आई थी, लेकिन कालिक्स के साथ हुई लड़ाई में ही उसने अपने पैर खो दिए। थिया डेक के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि वो इस ग्रह के चप्पे चप्पे को जानती है और उसे कालिक्स का ठिकाना भी पता है। अगर डेक उसकी मदद करता है तो वो उसे कालिक्स तक पहुंचा देगी। डेक, जो एक प्रेडिएटर होने के नाते अकेले शिकार करने में विश्वास रखता था, पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो एक शर्त पर मानता है। वो थिया से कहता है कि अगर तुम मेरा एक हथियार या टूल बनकर मेरे साथ चल सकती हो तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। थिया तुरंत मान जाती है।
डेक कुछ पेड़ों की जड़ों से रस्सी बनाता है और थिया को अपनी पीठ पर बांध लेता है और इस खतरनाक ग्रह पर अपने नामुमकिन शिकार के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते हैं, थिया एक गाइड की तरह काम करने लगती है। वो डेक को बताती है कि इस ग्रह पर क्या खाना है और किन चीजों से बचकर रहना है। रास्ते में उनका सामना सांप जैसे जीवों से होता है जो अपने मुंह से जहरीले कांटे फेंकते थे, लेकिन थिया, जिसे इन जीवों को समझने के लिए ही बनाया गया था, उन्हें बड़ी आसानी से खाना देकर शांत कर देती है। रात होने पर वो दोनों एक गुफा में पनाह लेते हैं। यहाँ थिया अपनी कहानी बताती है। उसने बताया कि वो 2 साल पहले यहाँ एक बड़ी सिंथेटिक टीम के साथ आई थी। उनका एक बहुत बड़ा बेस था और उनका मिशन कंपनी के लिए यहाँ के जीवों को पकड़ना था। थिया बताती है कि उसकी एक पार्टनर थी, टेसा, जो बिल्कुल उसी के जैसी एक सिंथेटिक रोबोट थी। उन दोनों को इंसानों जैसे इमोशंस भी दिए गए थे ताकि वो यहाँ के जीवों को बेहतर तरीके से समझ सकें और उन्हें पकड़ने में आसानी हो। लेकिन 13 दिन पहले सब कुछ बदल गया। वो लोग कालिक्स से लड़ने के लिए अपनी पूरी सिंथेटिक फौज के साथ गए थे, लेकिन कालिक्स ने अकेले ही उन सभी को खत्म कर दिया। थिया बताती है कि उस लड़ाई में टेसा भी बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी और उसे नहीं पता कि टेसा जिंदा भी है या नहीं। डेक समझ जाता है कि इसी लड़ाई में थिया ने अपने पैर खोए थे। कहानी का दूसरा रुख हमें टेसा को दिखाता है, जो जिंदा तो थी लेकिन बेहद खराब हालत में। उसका एक वफादार रोबोट उसे उठाकर वापस बेस पर लाता है और एक डिवाइस के अंदर डालकर उसे रीएक्टिवेट करता है। होश में आते ही टेसा सबसे पहले थिया के बारे में पूछती है। तभी उसकी बॉस मिस यूतानी, जिसे वो मदर कहती है, उससे संपर्क करती है। यूतानी को टेसा या थिया की कोई परवाह नहीं थी। उसने टेसा को साफ हुक्म दिया कि अगर उसने मिशन पूरा नहीं किया तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जब टेसा ने थिया के बारे में दोबारा पूछा तो यूतानी ने बताया कि थिया एक प्रेडिएटर के साथ घूम रही है। दूसरी तरफ डेक और थिया अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक बड़े घास के मैदान के पास पहुंचते हैं। थिया डेक को चेतावनी देती है कि ये कोई आम घास नहीं है, बल्कि इसके पत्ते किसी ब्लेड से भी ज्यादा तेज और धारदार हैं। वो लोग इस घास के अंदर नहीं जा सकते। तभी उन्हें वहाँ बाइसन नाम के बड़े बड़े जानवर दिखते हैं, जिनके बारे में थिया बताती है कि कालिक्स इन्हें ही खाता है। डेक एक बाइसन का शिकार करना चाहता था, लेकिन तभी उनकी नजर एक अजीब और छोटे से जीव पर पड़ती है जिसे थिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसे क्यूट लगता है, इसलिए थिया उसका नाम बर्ड रख देती है। बर्ड बिना किसी डर के उस धारदार घास के अंदर बाइसन से लड़ने के लिए कूद जाता है। डेक भी पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ बाइसन के पीछे निकल पड़ता है। डेक एक धारदार ब्लेड फेंककर उस बाइसन के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जीत का जश्न मना पाते, एक और विशाल जीव जिसे थिया लूना नाम देती है, अचानक आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। लूना उन्हें खाने ही वाला था कि तभी वो छोटा सा जीव बर्ड उनके बचाव में आ जाता है। बर्ड सीधा लूना के मुंह के अंदर कूद जाता है और उसके दांत तोड़ देता है। दर्द से तिलमिलाया हुआ लूना डेक और थिया को छोड़ देता है। अब लूना का पूरा ध्यान बर्ड पर था। वो बर्ड को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। डेक, जो उस छोटे जीव को पसंद नहीं कर रहा था, अब उसे बचाने का फैसला करता है। वो लूना की पीठ पर कूदता है और उसे अपनी ब्लेड से काटकर मार डालता है। इस शिकार के बाद डेक खुद को एक असली योद्धा समझने लगता है। उसी वक्त टेसा और उसकी सिंथेटिक आर्मी डेक की क्रैश हुई बाइक तक पहुंच जाती है। वहां उन पर ट्रिंस्टर, पेड़ वाले मॉन्स्टर, हमला कर देते हैं, लेकिन टेसा की आर्मी उन्हें आसानी से मार गिराती है और रिसर्च के लिए उनके सैंपल भी ले जाती है। रात को डेक, थिया और बर्ड फिर एक जगह रुकते हैं। थिया उन दोनों की तारीफ करती है कि उन्होंने मिलकर उसकी जान बचाई। डेक बर्ड को कुछ खाना देता है, लेकिन बर्ड बदले में डेक के मुंह पर थूक देता है। डेक गुस्से से भड़क जाता है, पर थिया उसे हंसते हुए बताती है कि थूकना बर्ड के कबीले का एक रिवाज है। ऐसा करके वो डेक को अपने कबीले का हिस्सा मान रहा है। कबीले का नाम सुनते ही डेक दुखी हो जाता है। वो थिया को अपनी सच्चाई बताता है कि अब उसका कोई कबीला नहीं है। उसके पिता ने उसके भाई को मार दिया और उसे मरने के लिए यहाँ भेज दिया। वो कहता है कि अब कालिक्स को मारकर खुद को साबित करना ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद है। थिया भी कहती है कि उसे जल्द से जल्द टेसा के पास पहुंचना है। डेक मजाक में कहता है कि तुम टेसा की बातें ऐसे कर रही हो जैसे वो तुम्हारी बहन हो। ये सुनकर थिया को भी एहसास होता है कि वो टेसा को अपनी बहन ही समझने लगी है। उस रात जब डेक सोने के लिए लेटता है तो बर्ड भी बिल्कुल उसी की नकल करते हुए लेट जाता है, जिसे देखकर डेक हंसने लगता है। दूसरी तरफ टेसा को डेक का मुख्य क्रैश हुआ स्पेसशिप मिल जाता है। वो शिप के अंदर जाती है और वहाँ उसे प्रेडिएटर्स के शिकारों की खोपड़ियां और उनके खतरनाक हथियार मिलते हैं। इन्हीं हथियारों में उसे शोल्डर कैनन गन और सबसे जरूरी आइस बॉम्ब मिलते हैं, जो किसी भी चीज को पल भर में जमा सकते थे। टेसा को लगता है कि ये हथियार कालिक्स के खिलाफ बहुत काम आ सकते हैं। अगली सुबह डेक ने थिया को उठाया
और वो उसे अभी भी एक हथियार की तरह ही समझता था। वो बर्ड को पीछे छोड़कर कालिक्स का शिकार करने के लिए अकेले ही निकलना चाहता था। वो दोनों एक झरने के पास आकर रुकते हैं। यहाँ डेक थिया को अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि उसका भाई उसे बचाने में मारा गया ताकि वो खुद को साबित कर सके, और इसीलिए वो कालिक्स को मारकर अपने कबीले का हिस्सा बनना चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है। तब थिया उसे धरती पर रहने वाले भेड़ियों के झुंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि भेड़िए साथ में शिकार करते हैं और बहुत ताकतवर होते हैं और उनका लीडर अल्फा भेड़िया होता है। डेक को लगता है कि अल्फा वो होता होगा जो सबसे ज्यादा शिकार करता है, लेकिन थिया उसे समझाती है कि नहीं, अल्फा वो बनता है जो अपने पूरे कबीले को संभालता है और उनकी रक्षा करता है। ये बात डेक के दिमाग में एक नई सोच पैदा कर देती है। एक लंबे सफर के बाद वो दोनों आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो किसी जंग के मैदान जैसी लग रही थी। वहाँ हर तरफ मरे हुए सिंथेटिक रोबोट्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। थिया को तुरंत याद आ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ उनकी कालिक्स के साथ लड़ाई हुई थी, और तभी उसे मलबे में अपने कटे हुए पैर भी मिल जाते हैं। इस मंजर को देखकर थिया को एहसास होता है कि वो डेक को मौत के मुंह में ले आई है। उसी जगह खड़ी वो थिया की टीम की पुरानी शिप के अंदर आ जाते हैं। वो डेक को सच बता देती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कालिक्स तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हम अपनी पूरी आर्मी के साथ मिलकर उसे नहीं मार पाए थे। अगर तुम उससे लड़े तो तुम पक्का मारे जाओगे। लेकिन डेक का इरादा पक्का था। वो कहता है, मैं यहाँ उसके साथ सम्मान से मरना पसंद करूंगा, और अगर तुम्हारी बहन या कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उन सबको भी मार दूंगा। ये कहकर डेक ने कालिक्स को ललकारने का फैसला किया। उसने पास में ही एक गैस सोर्स को देखा और वहाँ एक जोरदार धमाका कर दिया। वो अपनी तलवार निकालकर कालिक्स का इंतजार करने लगा। धमाके की आवाज सुनकर कालिक्स वहाँ आ गया। डेक उससे लड़ने के लिए चिल्लाने लगा। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। कालिक्स ने एक ही वार में डेक की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। डेक फिर भी नहीं रुका और टूटी हुई तलवार से ही लड़ने लगा। उसने कालिक्स की पूंछ काट दी, लेकिन अगले ही पल वो पूंछ फिर से जुड़ गई। कालिक्स ने डेक को उठाकर थिया की तरफ फेंका, जिसकी वजह से थिया के पैर एक टेबल के नीचे फंस गए। कालिक्स ने डेक को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था कि तभी थिया ने अपनी गन से कालिक्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर डेक ने पास पड़ी एक चेन के अंदर कालिक्स को फंसा दिया। उसने एक गन उठाकर कालिक्स पर हमला किया और फिर अपनी टूटी तलवार लेकर उसका गला ही काट दिया। डेक को लगा कि वो जीत गया, लेकिन अगले ही पल कालिक्स का कटा हुआ सिर वापस जुड़ने लगा और वो फिर से जिंदा हो गया। इस बार कालिक्स ने डेक को कसकर पकड़ लिया और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी कालिक्स को डेक के अंदर से एक जानी पहचानी महक आई। महक असल में बर्ड की थी। जब बर्ड ने डेक पर थूका था, कालिक्स समझ गया कि डेक का बर्ड से कोई नाता है और बर्ड असल में कालिक्स का ही बेटा था। इसी वजह से कालिक्स ने डेक को जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ठीक उसी पल टेसा अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच गई। टेसा ने डेक के शिप से चुराया हुआ एक आइस बॉम्ब निकाला और कालिक्स पर फेंक दिया। उस बॉम्ब के असर से कालिक्स के साथ साथ डेक का शरीर भी बर्फ के अंदर जम गया। टेसा ने उन दोनों को कैद कर लिया और थिया को भी पकड़कर अपने बेस पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद डेक को होश आया और उसने खुद को यूतानी बेस के अंदर बंधा हुआ पाया। वहाँ टेसा ने थिया को भी कैद करके रखा हुआ था। डेक तुरंत टेसा को पहचान गया। टेसा, जिसके पास अब योचा टेक्नोलॉजी का एक्सेस था, डेक के अतीत को समझ चुकी थी कि वो कमजोर था और उसका पिता उसे मारना चाहता था। टेसा ने डेक को बताया कि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाली है ताकि वो योचा प्रजाति पर भी रिसर्च कर सके। इसके बाद उसने थिया को भी एक्टिवेट किया। थिया अपनी बहन टेसा को जिंदा देखकर पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने डेक को कैद में देखा तो वो चौंक गई। टेसा ने अपना असली प्लान बताया। वो कालिक्स की रीजनरेशन, खुद को ठीक करने की ताकत का इस्तेमाल करके इंसानों को और ज्यादा विकसित करना चाहती थी। उसने डेक को बेहोश करने के लिए एक मशीन शुरू कर दी, लेकिन थिया ने उसे रोक दिया। थिया ने टेसा से कहा कि डेक बहुत कमजोर है, उसे छोड़ दो, लेकिन टेसा नहीं मानी और उसने डेक को इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। थिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आगे बढ़कर शॉक देने वाली मशीन को बंद कर दिया। टेसा अपनी बहन के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान थी। थिया ने उसे समझाने की कोशिश की। मदर यूतानी ने हमें इमोशंस इसलिए दिए थे ताकि हम खुद से सोच सकें। तुम मेरी बहन जैसी हो। डेक हमसे अलग है, लेकिन उसने तुम्हारी तरह ही मेरी जान बचाई थी। लेकिन टेसा पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें बचाने नहीं बल्कि अपना मिशन पूरा करने आई थी। पिछली बार जब मैंने तुम्हें कालिक्स से बचाने की कोशिश की थी तब मैं मरते मरते बची। मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। टेसा ने थिया पर इल्जाम लगाया कि वो भी अब कमजोर हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे डेक का भाई कोई कमजोर था जिसने डेक को
को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। टेसा ने ऐलान किया, कमजोरों को हमेशा खत्म कर देना चाहिए और अब तुम्हें भी एक बॉक्स में कैद रखा जाएगा। ये कहकर टेसा मदर से बात करने के लिए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद डेक ने थिया से मदद मांगी। थिया अब फैसला कर चुकी थी। उसने एक रोबोट गार्ड का ध्यान डेक के हथियारों की तरफ भटकाया और उसे एक खास गैजेट को जांचने के लिए कहा। जैसे ही रोबोट ने उसे छुआ, वो गैजेट एक बॉम्ब की तरफ फट गया और रोबोट के चिथड़े उड़ गए। थिया ने तुरंत डेक को आजाद कर दिया। डेक तुरंत बाहर कूदकर भाग निकलता है, लेकिन थिया खुद वहीं बेस पर कैद रह जाती है। डेक अब बाहर आ चुका था, लेकिन वो लगभग निहत्था था। उसके सारे एडवांस हथियार तो क्रैश लैंडिंग में खो गए थे या लड़ाई में टूट फूट गए थे। अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय अपने भाई के उस पुराने मास्क के। वो भागने के बजाय वापस लड़ने का फैसला करता है और वहीं गेना ग्रह की खतरनाक चीजों से अपने लिए नए हथियार बनाने लगता है। जब वो बेस यानी कालिक्स वाली जगह पर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि बर्ड वहीं खड़ा था जहां कालिक्स के पैरों के निशान थे। तब जाकर डेक को सारी सच्चाई समझ आई। बर्ड असल में कालिक्स का बेटा था। ये समझते ही डेक ने बर्ड के ऊपर थूका, ठीक वैसे ही जैसे बर्ड ने उसे अपने कबीले का हिस्सा बनाया था। डेक ने भी बर्ड को अपने नए कबीले का हिस्सा बना लिया। अब डेक, बर्ड और कांटों वाले सांप टेसा के बेस पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। डेक ने सबसे पहले बेस पर पहुंचकर थिया के उन पैरों को आजाद किया जो अलग थलग पड़े थे। थिया के पैर खुद ब खुद एक्टिवेट होकर बेस की तरफ चल दिए। डेक और बर्ड भी उनके पीछे हो लिए। बेस पर पहुंचते ही डेक ने अपनी नई रणनीति का इस्तेमाल किया। जैसे ही टेसा के सिंथेटिक सैनिक डेक को घेरने के लिए आगे बढ़े, डेक ने अपने पालतू कांटे फेंकने वाले सांपों को इशारा किया। सांपों ने उन जहरीले कांटे वाले पौधों को एक्टिवेट कर दिया, जिन्होंने एक साथ अपने हजारों कांटे हवा में छोड़ दिए। ये कांटे सीधे जाकर टेसा की पूरी सिंथेटिक आर्मी को लगे और वो सब वहीं पर बेजान होकर गिर गए। लेकिन टेसा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो एक विशाल भारी भरकम रोबोटिक मशीन यानी मेक के अंदर बैठकर डेक का मुकाबला करने के लिए आ गई। उस मशीन ने अपने शक्तिशाली लेजर से डेक पर हमला किया। डेक का वफादार सांप, जिसने उसे शोल्डर कैनन की तरह मदद की थी, डेक को बचाने के लिए उस लेजर हमले के बीच में आ गया और उसकी जान चली गई। अपने नए दोस्त को मरता देख डेक गुस्से से भड़क गया और उस विशाल मशीन से लड़ने लगा। दूसरी तरफ थिया का मिशन साफ था। वो बेस के कंट्रोल रूम में पहुंच गई, जहां कालिक्स को बर्फ में जमा करके एक बड़े बॉक्स में रखा गया था। थिया ने उसे आजाद करने के लिए अपनी आंखों से स्कैनर को स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन लॉक नहीं खुला। तभी एक रोबोट गार्ड ने उसे पकड़ लिया। थिया ने फुर्ती दिखाते हुए उस रोबोट को मार गिराया और फिर उस मरे हुए रोबोट की आंख का इस्तेमाल करके कालिक्स के बॉक्स को अनलॉक कर दिया। बाहर डेक उस बड्डी मशीन के सामने बेहद कमजोर पड़ रहा था। उसने हिम्मत करके मशीन पर छलांग लगा दी और टेसा को मारने की कोशिश की, लेकिन वो उस मशीन के मजबूत कांच को तोड़ नहीं पा रहा था। टेसा उसके अंदर पूरी तरह सुरक्षित थी। ठीक उसी पल आजाद हुआ कालिक्स गुस्से में दहाड़ता हुआ वहां आया और उसने सीधा टेसा की मशीन पर हमला कर दिया। टेसा को भी कालिक्स से कोई डर नहीं लग रहा था। वो भी मशीन के अंदर से कालिक्स से जबरदस्त लड़ाई करने लगी। टेसा ने कालिक्स को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपना आखिरी आइस बॉम्ब निकाला और कालिक्स पर फेंक दिया, लेकिन डेक, जो अभी भी मशीन के ऊपर ही था, ने चालाकी दिखाई। उसने अपने भाले से उस आइस बॉम्ब का रास्ता बदल दिया और वो बॉम्ब सीधा टेसा की अपनी मशीन को ही जा लगा। टेसा की मशीन और वो खुद अपने ही हथियार से पल भर में बर्फ में जम गए। कालिक्स ने मौके का फायदा उठाया और उस जमी हुई मशीन को अपने पंजों से तोड़ फोड़ कर रख दिया। टेसा ने आखिरी कोशिश में अपनी शोल्डर कैनन गन से हमला करना चाहा, लेकिन कालिक्स ने उसे पकड़ लिया और जिंदा खा गया। डेक, थिया और बर्ड ने ये सब देखा। कालिक्स अपने बेटे बर्ड के पास आया और दोनों एक हो गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। अचानक कालिक्स को अजीब सा महसूस होने लगा और उसके शरीर के अंदर से वो गलने लगा। अगले ही पल कालिक्स के शरीर के चिथड़े उड़ गए और वो वहीं मर गया। बर्ड ये देखकर बहुत दुखी हुआ। असल में टेसा ने कालिक्स के पेट के अंदर जाकर उसे मार दिया था। मलबे से टेसा बाहर निकली। उसने थिया को धोखेबाज कहते हुए पकड़ लिया और कहा कि धोखे की सजा हमेशा मौत होती है। लेकिन इससे पहले कि वो थिया को मार पाती, डेक ने पीछे से आकर अपनी नई तलवार से टेसा का गला काट दिया और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डेक ने आकर बर्ड को सम्मान दिया। थिया ने डेक से कहा, अब तुम एक असली योद्धा बने हो। डेक ने जवाब दिया, अभी तक पूरा नहीं बना। 1 महीने बाद डेक अपने शिप के साथ योचा प्राइम पर वापस लौटा। वो अपने कबीले के सामने आया, जहाँ उसका पिता नजोर अपने बाकी योद्धाओं के साथ खड़ा था। डेक ने टेसा का कटा हुआ सिर उनके सामने फेंका और कहा, मैंने अपने शिकार को पूरा किया है। लेकिन नजोर ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने अपने 2 सबसे खतरनाक योद्धाओं को डेक को मारने के लिए भेजा, लेकिन ये अब पुराना वाला डेक नहीं था। डेक ने बड़ी आसानी से उन दोनों को वहीं पर मार गिराया और सीधा अपने पिता नजोर से लड़ने लगा। नजोर बहुत तेज था, लेकिन इस बार डेक उस पर भारी पड़ रहा था। नजोर अदृश्य होकर डेक पर हमला करने लगा, लेकिन डेक भी पूरी तैयारी के साथ आया था। डेक ने अपने शिप से उस जगह पर बहुत सारी रेत फैलाना शुरू कर दिया, जिससे अदृश्य होने के बावजूद नजोर के कदमों के निशान दिखने लगे। डेक ने इस मौके का फायदा उठाया, अपने पिता को बुरी तरह पीटा, उसका हाथ काट दिया
और उसे एक जाल में कैद कर लिया। नजोर ने हार मानते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे मरे हुए बेटे को इससे ज्यादा बहादुर हो, अब तुम इस कबीले का हिस्सा बन सकते हो। डेक ने जवाब दिया, मेरा खुद का एक कबीला है। तभी बर्ड, जो अब 1 महीने में काफी बड़ा हो चुका था, आगे आया और उसने नजोर के सिर को खा लिया। थिया भी डेक के साथ वहीं खड़ी थी। डेक ने अपने पिता के कटे हुए हाथ से इनविजिबिलिटी गैजेट निकाला और अपने गॉन्टलेट में लगा लिया। वो अपने भाई का बदला लेकर और खुद को साबित करके बहुत खुश था। तभी वहाँ एक और बड़ा शिप आया। थिया ने पूछा, क्या इसमें तुम्हारे दोस्त हैं? डेक लड़ने के लिए तैयार होते हुए बोला, नहीं, इस शिप में मेरी माँ है। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म दूसरे पार्ट का इशारा देकर यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं अगली कहानी किस मूवी की चाहिए। धन्यवाद।